द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर ये अब फिनिश होने वाला है, तो लास्ट में इसका कंक्लूज़न है। इन 1804 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो नेपोलियन बोनापार्ट ये अपने आप को फ्रांस का एम्परर सम्राट घोषित कर लेता है, अपने आप को क्राउंड कर लेता है। ही सेट आउट टू कन्क्यूर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, और वो अन्य यूरोपियन नेबरिंग कंट्रीज़ जो थे पड़ोसी देश, उनको जीतने को सोचता है। डिसपोसेसिंग डायनेस्टीज़, और जहाँ पे वो जीतता है अपना डायनेस्टिक रूल इस्टेब्लिश करता है, अपने ही वंश के लोगों को वहाँ राजा बनाता है। क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो हर जगह किंगडम क्रिएट करने के बाद, राजधानी बनाने के बाद अपने ही परिवार के लोगों को वहाँ पे राजा बनाता था। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। तो नेपोलियन अपने आप को मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, वो यूरोप को मॉडर्नाइज करने के लिए अपना रोल अदा कर रहा था। मीन्स अपने आप को मॉडर्नाइज़र समझ रहा था कि मुझे यूरोप को चेंज करना है, मॉडर्न बनाना है। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, और इसी रेफरेंस में वो बहुत सारे लॉज को इंट्रोड्यूस किए, सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार लोगों को दिया, एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ बेट्स। तो सेम बेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया, एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम भी प्रोवाइड किया उन्होंने। इनिशली प्रारंभ में मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर, तो बहुत सारे लोग नेपोलियन को एक लिबरेटर, स्वतंत्रता प्रदान करने वाला समझा। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए आज़ादी लाएगा। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, और बहुत जल्दी ये लोग सोचने लगे कि नेपोलियनिक आर्मी जो है वो इन्वेडिंग फोर्स है, क्योंकि वो हमेशा पूरे यूरोप में युद्ध करता रहता था, पड़ोसी राज्यों को जीतना चाहता था, तो उसको इन्वेडिंग फोर्स कहा गया नेपोलियनिक आर्मी को। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और अंत में 1815 में यूरोपियन पावर्स के द्वारा उसको हरा दिया गया वाटरलू के युद्ध में। मैनी ऑफ हिज मेजर्स डेट कैरीड द रेवोल्यूशनरी ideas of liberty and modern laws to other part of Europe had an impact on people long after Napoleonic had left। तो नेपोलियन के हार के बाद भी जो बहुत सारे उसके आइडियल्स थे वो याद किए गए, उसका प्रभाव लंबे समय तक यूरोप में बना रहा। जैसे ये आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज से संबंधित जो रूल थे। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बच्चों ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये व्हाट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये दो ही आइडियाज़ थे, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति की ये मुख्य डिमांड थी कि लोगों को लिबर्टी होना चाहिए और डेमोक्रेटिक राइट्स मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है? ये पॉलिटिकल राइट्स है। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ये फ्रेंच लिगेसी जो है ये स्प्रेड हुई फ्रॉम फ्रांस से अन्य यूरोप में 19th सेंचुरी में। ये डिमांड आगे भी फैली जो है, लोग अन्य यूरोपियन कंट्री भी इसकी मांग किए, पर फ्यूडल सिस्टम्स पर अबोलिश्ड। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको कैंसिल्ड किया गया, हटाया गया। कोलोनाइज्ड पीपल रिवर्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट ए सवराइन नेशन स्टेट। तो जो कोलोनाइज्ड पीपल थे, जो उपनिवेशवाद बनाए गए थे, वो लोग भी मूवमेंट स्टार्ट किए एक सवराइन नेशन के रूप में, एक संप्रभुत्व नेशन के रूप में डिमांड किए।
टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये दो लोग थे भारतीय जो टीपू सुल्तान और राम मोहन राय हु रिस्पॉन्डेड द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो फ्रांस से ये जो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की विचारधारा ये लोग भारत में ला करके फैलाए, क्योंकि भारत भी उस समय ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। आज़ादी के लिए यहाँ भारत में भी लड़ाई शुरू हुई। थैंक यू।